हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो साल चल रहा है 2023 और 2022 में मैं अपने फ्रेंड्स और अपनी वाइफ के साथ गया था केदारनाथ यात्रा पे और बहुत ही प्यारे बाबा केदारनाथ जी के दर्शन हुए थे। और वो कहते हैं ना कि बाबा जी के दर्शन आसान नहीं है, बाबा जी के दर्शन दुर्लभ है। वो बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि काफी कठिनाइयों के बाद और 20-22 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद हम लोग पहुंचे थे केदारनाथ धाम पे और वहां जाके फिर हमने दर्शन किए। तो जय बाबा केदारनाथ की। तो गाइस फाइनली हमारे दर्शन हो गए। हम लोग सुबह अराउंड 5 बजे से लाइन में लगे थे और हमारा अराउंड 3-3.5 घंटे में नंबर आया। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा अपने केदारनाथ यात्रा का एक्सपीरियंस और आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग 2023 में केदारनाथ यात्रा का प्लान कर सकते हो। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो के अलावा आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फिर लेते हैं बाबा केदारनाथ जी का नाम और वीडियो अपनी शुरू करते हैं। तो दोस्तों केदारनाथ जो मंदिर है वो करीबन 1200 साल पुराना मंदिर है और जितने भी हमारे जो 5 केदार है और उसमें से पहले स्थान पर केदारनाथ जो मंदिर है वो आता है। और मंदिर जो है गाइस वो काफी ऊंचाई पर है और काफी ज्यादा वहां पर एक्सट्रीम कंडीशन होती है और इसी वजह से मंदिर जो है वो 6 महीने खुलता है और 6 महीने बंद रहता है। हर साल जो महाशिवरात्रि होती है मुहूर्त निकाला जाता है केदारनाथ यात्रा शुरू करने का। आप ये मान के चलो कि ये करीबन अक्षय तृतीया जो इस बार 22 अप्रैल को पड़ेगा उसके 2 से 3 दिन बाद जनरली जो यात्रा होती है वो शुरू होती है। और मंदिर जो बंद होता है वो कार्तिक पूर्णिमा जो कि दिवाली के 2 दिन बाद पड़ता है, यानी कि भैया दूज पे जो मंदिर है वो बंद हो जाएगा। आज है 19 फरवरी और कल थी महाशिवरात्रि। इस बार 2023 में जो यात्रा शुरू हो रही है वो 25 अप्रैल से शुरू हो रही है। तो आप लोग केदारनाथ यात्रा आने की तैयारी शुरू कर लीजिए। तो दोस्तों आपकी सहूलियत के लिए मैंने इस वीडियो को टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आप लोग सोनप्रयाग तक कैसे पहुंचोगे। सोनप्रयाग वो जगह है जहां से आपका 5 किलोमीटर दूर गौरीकुंड पड़ता है और वहीं से ही जो आपकी पैदल यात्रा है वो शुरू होती है। और दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा पूरी यात्रा की डिटेल कि कितने किलोमीटर का ट्रैक है, घोड़े वगैरह का क्या सीन है, अगर आप लोग बाय हेलीकॉप्टर जाते हो तो कहाँ से टिकट वगैरह बुक होंगी, या यात्रा के दौरान खाने पीने की क्या व्यवस्था है। मतलब A to Z आपको इन्फॉर्मेशन आपकी पार्ट 2 में रहेगी। और पार्ट 3 में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि जब आप मंदिर पहुंचोगे तो वहां पर आपको दर्शन वगैरह कैसे मिलेंगे और वहां पे रुकने की क्या व्यवस्था है, खाने पीने की क्या व्यवस्था है। और वीडियो के एंड में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि अगर आप केदारनाथ यात्रा करते हो तो क्या आपका बजट आएगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपने पार्ट 1 के बारे में कि आप लोग सोनप्रयाग जहां से यात्रा आपकी पैदल यात्रा शुरू होगी वहां तक आप कैसे पहुंचोगे। तो सोनप्रयाग आप लोग अगर आप पर्सनल व्हीकल से आना चाहते हैं तो आप लोग पर्सनल व्हीकल से भी पहुंच सकते हैं। रोड कंडीशन वगैरह काफी बढ़िया है, आपको यहाँ पहुंचने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और जब आप लोग यहाँ पहुंचोगे तो सोनप्रयाग में काफी बड़ी मल्टी लेवल कार पार्किंग है। आप अपनी जो कार है वो यहाँ पे पार्क कर सकते हो। तो सोनप्रयाग के बाद आपकी कोई भी चाहे प्राइवेट कार हो या फिर आपकी टैक्सी हो, कुछ भी आपकी आगे नहीं जा सकती। सोनप्रयाग के बाद जो यूके गवर्नमेंट ने जो रजिस्टर करी हैं सूमो और बोलेरो, खाली वही जा सकती हैं और उन्हीं से ही आपको बैठ के और टिकट लेके आपको फिर गौरीकुंड पहुंचना होगा। और जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आएंगे उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप लोग ट्रेन कर लो और ट्रेन से आप लोग हरिद्वार तक पहुंच जाओ। ऑल ओवर इंडिया आपको बहुत अच्छी कनेक्टिविटी मिलेंगी हरिद्वार के लिए। और हरिद्वार से जो सोनप्रयाग का जो डिस्टेंस है वो है अराउंड 235 से 240 किलोमीटर। और अगर आप लोग हरिद्वार से बस करते हो तो आपको 8 से 10 घंटे लगेंगे सोनप्रयाग पहुंचने में। लेकिन एक कंडीशन है कि अगर जाम नहीं होगा तो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ड्यू टू हैवी रश बहुत ज्यादा जाम लग जाता है और कई बार क्या होता है लैंडस्लाइड वगैरह हो जाती है या कुछ रास्ते में ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं तो उसके वजह से भी जाम लग जाता है। आप इस तरीके से अपनी ट्रेन बुक करो कि आप मॉर्निंग में करीबन 5 या 6 बजे आप लोग हरिद्वार पहुंच जाओ और वहां से फिर आप बस ले लो और बस से फिर आप अराउंड 10 घंटे में आप लोग सोनप्रयाग पहुंच जाओगे। या फिर अगर आप लोग लेट भी होते हो तो हद से हद 8 से 9 बजे तक आप लोग सोनप्रयाग पहुंच जाओगे। बस की जो टिकट है वो आपको ऑफलाइन भी मिल जाएगी और आप लोग ऑनलाइन भी ले सकते हो। और टिकट बुक करने के लिए आप लोग जो redbus.com है और जो makemytrip.com जो एप्स हैं आप उनको अपने फोन में डाउनलोड करके और आप बुक
कर सकते हो। टिकट जो है वो आपको थोड़ी महंगी पड़ेगी, 50-100 रुपए या 150 रुपए के आसपास महंगी पड़ेगी। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि अगर आप मई जून में आने का प्लान बना रहे हो तो हरिद्वार से बस की टिकट जो है पहले ही बुक कर लेना। लेकिन अगर आप 3 से 4 लोग आ रहे हैं तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप बस की जगह आप लोग टैक्सी भी ले सकते हो, और टैक्सी का जो किराया आपको पड़ेगा वो पड़ेगा करीबन 12,000 रुपए से लेके 14 या 15,000 रुपए तक, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सी टैक्सी ले रहे हो। और इजिली फिर आप हरिद्वार से जो है सोनप्रयाग पहुंच जाओगे। और तीसरा जो आपके पास ऑप्शन है वो ये है कि आप हरिद्वार ना आके आप लोग देहरादून के पास में एक एयरपोर्ट है, जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट, आप वहां पर आ जाओ। और एयरपोर्ट से जो सोनप्रयाग का डिस्टेंस है वो है अराउंड 240 किलोमीटर, और फिर आप लोग एयरपोर्ट से टैक्सी लेके और आप इजिली सोनप्रयाग पहुंच जाओगे। और दोस्तों मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं दिल्ली से हूं। मैं गया था केदारनाथ पैकेज से, जिसमें हमारा एक दिन ऋषिकेश में भी स्टे था, और हमने ऋषिकेश भी थोड़ा बहुत उसमें कवर कर लिया था। और फिर उसके बाद केदारनाथ में रहना खाना, मतलब काफी ऑर्गेनाइज्ड जो है वो हमारा यात्रा थी। तो अगर आप लोग पैकेज से जाना चाहो तो आप लोग पैकेज भी एक अच्छा ऑप्शन है, और इसकी पूरी डिटेल जो है वो मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगा। तो जब आप हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए चलेंगे तो रास्ते में 2 से 3 प्लेसेस हैं जिनको आप कवर कर सकते हो। जैसे कि हरिद्वार से है 30 किलोमीटर दूर ऋषिकेश, तो अगर आप चाहो तो ऋषिकेश में भी थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। या फिर ऋषिकेश से कुछ दूरी पर है देवप्रयाग, जो कि फेमस है संगम के लिए, जहां पे अलकनंदा और भागीरथी रिवर का संगम होता है। तो आप चाहो तो यहाँ पर जा सकते हो और संगम में स्नान वगैरह कर सकते हो। और जब आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो इसी रास्ते में आपको मिलेगा धारा देवी मंदिर, जो कि बहुत ही फेमस मंदिर है उत्तराखंड का, और ये काफी मान्यता वाला मंदिर है। तो आप धारा देवी मंदिर भी जा सकते हो। तो ये 2-3 प्लेस है, आप लोग चाहो तो इनको 1-1 घंटे में थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि जब आप सोनप्रयाग पहुंचोगे तो वहां पे आपकी रुकने की या रहने की क्या क्या व्यवस्था है। तो मैं आपको बता दूं कि सोनप्रयाग में आपको बहुत ज्यादा हाई फाई स्टे नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको काफी नॉर्मल और काफी रीजनेबल स्टे मिल जाएगा। यहाँ पे आप जनरली पर बेड के हिसाब से रुक सकते हो। 600-700 रुपए से पर बेड शुरू हो जाता है, और 1,000 रुपए 1,200 रुपए के आसपास आपको पे करना पड़ेगा, और आप आराम से जो है वहां रुक सकते हो। और अगर आपको प्रॉपर होटल चाहिए तो थोड़े बहुत ऑप्शन हैं सोनप्रयाग में, लेकिन वो थोड़े ना कॉस्टली हो जाते हैं। वो आप करीबन 4,000, 5,000, 6,000 रुपए तक आपको वो कॉस्ट करेंगे। तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप लोग पर बेड के हिसाब से वहां पर रुको। कई बार क्या होता है कि जब काफी रश होता है तो उस टाइम पर आपको सोनप्रयाग में भी हो सकता है कि आपको जगह ना मिले। तो उस केस में आप सोनप्रयाग से पहले पड़ता है सीतापुर, और सीतापुर से पहले पड़ता है रामपुर। तो आप इन दोनों जगह पर भी अपने रहने की व्यवस्था बना सकते हो। और कोशिश करना कि अगर हो सके तो आप लोग जो है ऑनलाइन पहले ही अपना स्टे बुक करके आना। और अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारा जो स्टे था वो आपका सोनप्रयाग से अराउंड 25 से 30 किलोमीटर दूर पड़ता है गुप्तकाशी, और काफ़ी बढ़िया स्टे था, नीट एंड क्लीन था, और हमारा जो फूड था वो भी उसमें इंक्लूडेड था। और ओवरऑल जो हमारा जो स्टे था वो काफ़ी मतलब बढ़िया लगा मुझे। तो जो लोग पर्सनल व्हीकल से आएंगे मैं उन्हीं को एडवाइस करूंगा कि आप लोग गुप्तकाशी में रुकना, क्योंकि गुप्तकाशी से जो सोनप्रयाग का डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है। और नेचुरल सी बात है कि अगर आप नेक्स्ट डे जब सोनप्रयाग के लिए निकलोगे तो आप अर्ली निकलोगे, तो उस टाइम पर हो सकता है कि आपको कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना मिले। इसलिए अगर आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आओगे तो कोशिश करना कि आप लोग सोनप्रयाग और सीतापुर में रुक जाना। लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हो तो आप फिर कहीं पर भी जहां पे स्टे अच्छा हो और थोड़ा भीड़ भाड़ कम हो, आप लोग वहां पे रुक सकते हो। तो ये हो गई आपकी स्टेज की बात कि आप लोग सोनप्रयाग के आसपास कैसे रुक सकते हो। बाकी फ्रेंड्स मेरा आपसे ये एडवाइस रहेगा कि आप अगर केदारनाथ यात्रा का प्लान बना रहे हो तो पूरी प्लानिंग से आओ, क्योंकि यहाँ पे रश बहुत ज्यादा होता है और मतलब बहुत ज्यादा आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को प्रॉपर पूरा देख के और अच्छे से अपना ट्रिप प्लान करके आओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे किसी भी व्यूअर को प्रॉब्लम हो। तो इसलिए आप वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिए और अपनी पूरी प्लानिंग करके केदारनाथ यात्रा के लिए आइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो पार्ट 1 है वो खत्म होता है, और गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट में। और इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग सोनप्रयाग से आप किस तरीके से आप लोग जो मंदिर है
वहां तक आप लोग पहुंचोगे। तो जब आप लोग सोनप्रयाग पहुंचोगे तो मेरा आपको यही सजेशन है कि आप लोग कोशिश करना कि जल्दी से जल्दी उस दिन सो जाना, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था कि आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए जो उत्तराखंड ने ऑथराइज्ड जो सुमो बोलेरो कर रखी है, आप उन्हीं से ही गौरीकुंड पहुंच सकते हो और उसकी टिकट के लिए आपको लाइन में लगना पड़ेगा। तो आप लोग जितने जल्दी से जल्दी लाइन में लग जाओगे उतने जल्दी आपका नंबर आ जाएगा। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि कम से कम ये लाइन जब हम पहुंचे थे तो 1 किलोमीटर की लाइन थी, क्योंकि हमें पहुंचने में 7 साढ़े 7 बज गए थे। तो अगर आप जल्दी से जल्दी पहुंचोगे तो आपको जो है नंबर जल्दी आ जाएगा। तो सोनप्रयाग से जो गौरीकुंड का डिस्टेंस है वो है 5 किलोमीटर और आपको 20 से 25 मिनट लगेंगे। और जब आप गौरीकुंड पहुंच जाएंगे तो गौरीकुंड ही वो जगह है जहां से जो एक्चुअल ट्रैक है वो शुरू होता है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि गौरीकुंड में ही गौरी माता का मंदिर है, तो आप वहां पर जाके दर्शन कर सकते हो। और मंदिर के पास में ही गौरीकुंड है जहां पर नेचुरली गर्म पानी आता है, जहां पर आप जाके स्नान वगैरह भी कर सकते हो और फिर जो है आप अपनी पैदल यात्रा शुरू कर सकते हो। तो जब आप पैदल यात्रा शुरू करोगे तो ऊपर बोर्ड लगा है जहां पे लिखा हुआ है 16 किलोमीटर। लेकिन ये जो 16 किलोमीटर की जो पैदल यात्रा है ये 2013 से पहले की यात्रा थी दोस्तों। लेकिन अब जो ये डिस्टेंस है ये अराउंड हो गया है 22 किलोमीटर। कुछ लोग कहते हैं 19 किलोमीटर, कुछ लोग कहते हैं 20 किलोमीटर। लेकिन अगर आप लोग विकिपीडिया कंसिडर करोगे तो वहां पे साफ साफ लिखा है कि अब ये जो ट्रैक है ये 22 किलोमीटर का हो गया है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जब आप अपनी पैदल यात्रा शुरू करोगे तो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको अपने साथ ले जानी चाहिए और कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको अपने साथ कैरी करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग गर्म कपड़े जरूर लाइएगा। ऊपर जब आप केदारनाथ मंदिर में पहुंचोगे वहां पे ठंड बहुत ज्यादा होती है। और अपने साथ जो है वो एक्स्ट्रा आप लोग सॉक्स रखिएगा, क्योंकि जब आप ट्रैक करोगे तो कई बार बीच बीच में झरने आते हैं और कई बार बारिश की वजह से बहुत ज्यादा कीचड़ वगैरह होता है, तो आप लोग सॉक्स वगैरह भी एक्स्ट्रा रखिएगा। और आप एक एक्स्ट्रा जोड़ी कपड़े रखिएगा, क्योंकि जब आप ऊपर स्नान करेंगे तो वहां पर आपको फिर जरूरत पड़ेगी। और आपको ड्राई फ्रूट्स में जैसे खजूर वगैरह आपको अपने पास रखने चाहिए, उससे बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। जब भी थकान सी होती थी तो मैं खजूर या फिर ग्लूकोज का पानी पी लेता था, तो थोड़ी एनर्जी आ जाती थी। और कई बार क्या होता है कि पैदल यात्रा करते वक्त हम लोग गिर जाते हैं, तो बैंडेड वगैरह और इस तरीके की जो दवाइयां होती है वो आप अपने साथ जरूर कैरी करके लेके आना। क्योंकि ट्राई करिएगा कि जो आपका जो बैग है वो हल्के से हल्का हो, क्योंकि आपको 20-22 किलोमीटर पैदल चलना है। तो आपको खाने का कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है, आपको रास्ते में खाने पीने की सारी चीजें मिल जाएगी। और दोस्तों एक चीज पे आप लोग बिल्कुल कंजूसी मत करना, आप लोग जो जूते हैं ना वो थोड़ी अच्छी क्वालिटी के लेके आना, क्योंकि जब आप पैदल यात्रा करोगे तो कई बार खड़ी चढ़ाई होती है, तो उसमें जो शूज की जो ग्रिप है वो अच्छी होनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि ऊपर पहाड़ों पे मौसम का कुछ भी भरोसा नहीं होता, कभी भी बारिश हो जाती है। और बारिश के कारण तो जो आपके रास्ते होते हैं वो कई बार बहुत ज़्यादा फिसलन भरे हो जाते हैं, तो इसलिए जो शूज़ की क्वालिटी है वो मेरे हिसाब से अच्छी होनी चाहिए। और कोशिश ये करना कि जब आप यात्रा करोगे तो जो खाना है वो आप हल्के से हल्का खाना, अगर आप तला भुना खाओगे या ज़्यादा खाना खा लोगे तो आपको चलने में दिक्कत आएगी और बहुत ज़्यादा आपको सुस्ती आएगी। और इसके अलावा आप लोग रेनकोट भी रख लेना। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि केदारनाथ जी का जो मौसम है वो कभी भी चेंज हो जाता है, और हम जब यात्रा पे गए थे तो लगातार बारिश हो रही थी, इसलिए रेनकोट या फिर अम्ब्रेला आप लोग जरूर लेके आइएगा। अगर आप लोग पैदल यात्रा करके मंदिर जाते हो तो वो सबसे बेस्ट है। अगर आप लोग घोड़े से जाना चाहते हो तो घोड़ा आपको सोनप्रयाग से भी मिल जाएगा और गौरीकुंड से भी मिल जाएगा, बट मेरा आपको ये एडवाइस रहेगा कि आप घोड़ा जो है वो गौरीकुंड से ही करना, क्योंकि सोनप्रयाग से और गौरीकुंड के बीच में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है और वैसे ही जो ट्रैक है वो 20-22 किलोमीटर का हो गया है, और आप उसमें 5 किलोमीटर और ऐड कर लो तो जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और मैं आपको पर्सनली ये बता रहा हूँ कि घोड़ा भी कोई बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग नहीं होता, उसमें भी आप जब ट्रैवल करके जाते हो तो उसकी भी अपनी थकान हो जाती है। बाकी अगर आप घोड़ा करते हो गौरीकुंड से बेस कैंप तक के लिए तो आपको 2500 रुपये में घोड़ा हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जो घोड़े वाले हैं वो आपको पूरे मंदिर तक नहीं छोड़ते हैं, मंदिर से पहले 1 किलोमीटर पहले केदारनाथ बेस कैंप है, वहीं पर ही उनका लास्ट पॉइंट है, तो घोड़े वाले आपको वहीं पर ही ड्रॉप कर देंगे। और अगर आप बेस कैंप से नीचे वापसी अगर आप गौरीकुंड तक आते हो तो उसके जो चार्जेस हैं वो है 1500 रुपए। बाकी पूरे जो प्राइजेस की डिटेल है वो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। ये कंप्लीट एक जगह से दूसरी जगह जाने की डिटेल है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। बाकी अगर आप पालकी या कंडी से जाना चाहते हो तो उसका जो आपको रेट पड़ेगा वो 7000 रुपए से लेके 10,000 रुपए तक पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन योर वेट और कितने किलोमीटर के लिए आप ले रहे हो। और ऐसा नहीं है कि आपको जो घोड़े वो गौरीकुंड से ही मिलेंगे। अगर आपका
ट्रैक करने के बाद आप बीच रास्ते में थक जाओ या आपकी ना हिम्मत हो तो आप लोग बीच में भी घोड़े तो मिल ही जाएंगे और पिट्ठू भी जो है वो आपको मिल जाएंगे। और गाइज ये जो सारे रेट्स हैं ये पिछले साल के हैं, तो मे भी हो सकता है कि इस साल 2023 में थोड़ा बहुत हो सकता है कि रेट ऊपर नीचे आए, लेकिन आप यही मान के चलना कि 2,500 रुपए के आसपास आपका घोड़े का लगेगा और 7,000 रुपए से लेके 10-11 हज़ार तक आपका जो है पालकी और कंडी का लगेगा। अब बात कर लेते हैं कि हेलीकॉप्टर से अगर आप जाना चाहो तो आपके क्या प्राइसेस होंगे। तो हेलीकॉप्टर की जो सर्विस है वो पूरे 3 जगह से शुरू हो जाती है। एक तो आपका गुप्तकाशी से, फाटा से और सिरसी से। गुप्तकाशी से जो हेलीकॉप्टर के रेट है वो है 7700 के आसपास, फाटा से जो है 4700 के आसपास और सिरसी से जो है वो आपके 4600 के आसपास। और ये जो रेट है ये 2 वे हैं, आना और जाना। अगर आपको एक साइड के चाहिए तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, आपका एक साइड का जो रेट है वो निकल जाएगा। और जिन लोगों को कंफ्यूजन है कि हम लोग क्या दोनों ही हमें आने जाने की टिकट लेनी पड़ेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग एक साइड का भी टिकट जो है वो ले सकते हो। हेलीकॉप्टर बुक करने के लिए मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइट की डिटेल जो है वो दे रखी है, आप वहां पे जाके अपना टिकट वगैरह बुक करा सकते हो। लेकिन मैं आपको हेलीकॉप्टर से टिकट बुक कराने से पहले एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि केदारनाथ का जो मौसम है वो कभी भी खराब हो जाता है और जब मौसम ज़्यादा खराब हो जाता है तो उस दिन हेलीकॉप्टर सर्विस जो है वो बंद हो जाती है। तो हो सकता है कि आपको जो छुट्टी है वो आपको एक्सटेंड भी करानी पड़े। तो इस हिसाब से सोच समझ के आप हेलीकॉप्टर की बुकिंग कराना, और बुकिंग कराने से पहले आप लोग थोड़ा मौसम का आइडिया ले लेना जितनी भी हमारी वेदर फॉरकास्टिंग साइट है, और तभी आप लोग जो है बुक कराइएगा। लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जितने भी हमारे यंग लोग हैं और जो पैदल यात्रा कर सकते हैं, तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि पैदल यात्रा करो, क्योंकि सबसे पहले तो देखो सबसे ज़्यादा सेफेस्ट जो यात्रा है वो पैदल यात्रा ही है। और अगर हम लोग पैदल आएंगे तो जिन लोगों को एक्चुअल ज़रूरत है तो उन लोगों को अपनी आराम से जो है उसमें टिकट वगैरह मिल जाएगी। तो मेरा आप लोगों से यही सजेशन रहेगा। और अगर नेटवर्क की बात करें तो वहाँ पे आपको एयरटेल, जियो, BSNL का 4G नेटवर्क मिल जाएगा। और जब हम लास्ट टाइम यात्रा पे गए थे तो कहीं कहीं नेटवर्क आ रहे थे और कहीं कहीं नहीं आ रहे थे, लेकिन मंदिर के पास काफ़ी अच्छे नेटवर्क आ रहे थे। और आप लोग कैश जरूर लेके आइएगा, क्योंकि यहाँ पर पेटीएम वगैरह नहीं चलता है और सारा काम कैश में होता है। और इमरजेंसी के लिए केदारनाथ मंदिर के पास HDFC का ATM है, तो आप वहाँ से भी कैश निकाल सकते हैं। तो जब आप पैदल अपनी यात्रा शुरू करेंगे गौरीकुंड से, तब आपको रास्ते में बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स मिलेंगे, जैसे कि जंगल चट्टी, भीमबली, छोटी लिंचोली, रामबाड़ा, बड़ी लिंचोरी, रुद्र पॉइंट और फिर फाइनली 1 किलोमीटर बाद केदारनाथ मंदिर। तो गाइस गौरीकुंड से चढ़ाई शुरू कर दी है और अभी तक तो रास्ते बिल्कुल नॉर्मल है, आप देख रहे हो बिल्कुल सपाट है और अच्छे बने हुए हैं रास्ते। भोले बाबा का नाम लेते हुए हम आगे चल रहे हैं। और ये आप जरा भीड़ देखो गाइस, भीड़ कितनी है। तो शुरू के तो गाइस 1-8 किलोमीटर थोड़े स्टीप है और थोड़ी आपको भीड़ मिलेगी। भीड़ भी क्यों है, क्योंकि उसी में ही घोड़े चल रहे हैं, उसी में ही खच्चे चल रहे हैं, इसलिए थोड़ी भीड़ है। अदरवाइज़ आगे अब बिल्कुल रास्ते नॉर्मल हो गए हैं। एक बार बताओ, नींबू पानी कितने का आपके यहाँ पर? 30 का। और ये पानी की बोतल 50 या 40 ना। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे रुके थे और यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे खाने पीने के आपको जॉइंट्स मिल जाएंगे। खीरा हो गया और नींबू पानी हो गया, पानी की बोतल हो गई, सब चीज़ मिल जाएगा। और पैदल यात्रा करते वक्त आपको खाने पीने की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और बहुत सारे आपको खाने पीने के आइटम्स मिलते रहेंगे। तो गौरीकुंड से 4 किलोमीटर दूर जब आप जंगल चट्टी पहुंचोगे तो वहीं पर ही GMVN ने कैंप्स बना रखे हैं। आप अगर थक गए हो या कोई इमरजेंसी केस है या आप आगे नहीं चल पा रहे हो तो आप चाहो तो यहाँ पे स्टे भी कर सकते हो। और जंगल चट्टी में ही खाने पीने के आपको अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पे जितने ढाबे हैं वहाँ पे अंदर खाट पड़ी है, तो अगर आप चाहो तो वहाँ पर थोड़ी देर लेट सकते हो, आराम कर सकते हो। और अगर आप लोग खच्चर से यात्रा कर रहे हो तो जंगल चट्टी ही आपका जो है पहला रेस्टिंग पॉइंट होगा और यहीं पर ही घोड़े वाले भी रेस्ट करते हैं और यहीं पर ही आप लोग भी रेस्ट कर सकते हो और कुछ खा पी सकते हो। जब आप जंगल चट्टी से आगे बढ़ेंगे रास्ते में ऐसे बहुत सारे आपको झरने मिलेंगे जहां पे आप अपनी बोतल भर सकते हो और यहाँ पे आप लोग पानी पी सकते हो। थोड़ा सा आगे बढ़ने पे आप लोग अपने दूसरे माइलस्टोन पे पहुंचोगे जिसका नाम है भीमबली। और भीमबली में भी आपको मेडिकल कैंप्स की फैसिलिटी है और यहाँ पर आपको वाईफाई भी मिल जाएगा। हर महादेव। तो सामने गाइस स्नो कैप्ड माउंटेन्स दिखने लग गए हैं
और हम भगवान का नाम लेके बस चलते जा रहे हैं, आपको आओ दर्शन कराते हैं। अगर गौरीकुंड से बात करूं तो गौरीकुंड से 4 किलोमीटर है जंगल चट्टी, और वहां से भीमबलिया 3 किलोमीटर। तो मेरा आपसे ये सजेशन रहेगा, छोटे छोटे टारगेट सेट करो और धीरे धीरे बढ़ते रहो। और भीमबली से आगे बढ़ने के बाद आपका तीसरा माइलस्टोन आएगा छोटी लिंचोली। छोटी लिंचोली में भी आपको मेडिकल कैंप्स और टेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और यही वो जगह है जहां से आपको ब्यूटीफुल ग्लेशियर देखने को मिलेंगे। और जब आप छोटी लिंचोली से आगे बढ़ोगे तो आएगा बिग लिंचोली। बिग लिंचोली में भी आपको मेडिकल कैंप, GMVN के कैंप और वॉशरूम फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। और बिग लिंचोली के बाद फाइनली आप लोग पहुंच जाओगे केदारनाथ के बेस कैंप, और यही वो जगह है जहां पर घोड़ा स्टैंड भी है। तो अगर आप लोग घोड़े से आओगे तो यहीं पर ही वो आपको ड्रॉप कर देगा। और यहाँ से जो मंदिर है वो अराउंड 1 से 1.5 किलोमीटर के बीच में है, और यहाँ से आपको पैदल अपनी यात्रा करनी पड़ेगी। और अगर आप लोग हेलीकॉप्टर से आ रहे हो तो यहीं से ही थोड़ी दूरी पर है हेलीपैड। और अगर आप लोग यहाँ से भी पैदल चलने में सक्षम नहीं हो तो केदारनाथ बेस कैंप से आपको पिट्ठू भी मिल जाएंगे और कंडी भी मिल जाएगी, तो इस पे बैठ के आप लोग अपनी यात्रा जो है वो आगे कर सकते हो। और आपको बेस कैंप से आधे घंटे लगेंगे मंदिर पहुंचने में, और जो रास्ता है वो ज्यादा कोई चढ़ाई वाला नहीं है, बहुत ही प्लेन रास्ता है। तो आप आराम से बाबा का नाम लेते हुए आप लोग मंदिर जो है पहुंच जाएंगे। मंदिर की अगर टाइमिंग की बात करें तो सुबह 5 बजे से लेके रात के 9 बजे तक मंदिर खुलता है, और 6 बजे मंदिर में आरती होती है। तो अगर आप लोग अपना ट्रैक सुबह 5 या 6 बजे से स्टार्ट कर दोगे तो 4 या 5 बजे तक आप लोग जो है मंदिर पहुंच जाओगे, और फिर आप लोग 6 बजे जो है वो आरती आप लोग अटेंड कर सकते हो। और मंदिर के जब आप लोग पीछे जाओगे तो यहीं पर ही है भीमशिला, और ये वही पत्थर है जिसके वजह से आज हमारा जो बाबा केदारनाथ जी का मंदिर है वो सुरक्षित है, और इसीलिए लोग इसकी पूजा करते हैं, और ये भीमशिला के नाम से जाना जाता है। तो अब बात कर लेते हैं स्टेज की। जब आप मंदिर पहुंचोगे तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। वहां पे गाइस बहुत सारे आपको कैंप्स मिल जाएंगे रहने के लिए, लेकिन क्या होता है कि जब आप मई या जून में जाओगे तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा रश होता है, और कई बार क्या होता है कि जो टेंट्स होते हैं वो सारे ऑनलाइन बुक्ड होते हैं। तो वहां पे हो सकता है आपको जाके मतलब ढूंढने में परेशानी हो। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि अगर आप ऑनलाइन पहले ही बुक कर लेते हो तो वेल एंड गुड है, नहीं तो अगर आप वहां भी जाओगे तो वहां पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, और आपको जो है वहां पे GMVN के कैंप्स भी मिल जाएंगे। और GMVN के जो कैंप हैं वो हैं आपके नंदी कॉम्प्लेक्स, स्वर्ग रोहिणी कॉम्प्लेक्स। इसमें आपको जो 400 रुपए से बेड स्टार्ट हो जाते हैं, 500, 600, 800 रुपए के हिसाब से बेड मिल जाएंगे, लेकिन इनकी बुकिंग 1 महीने पहले हो जाती है। और मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुकिंग साइट की डिटेल दे रखी है, तो आप यहाँ पे जाके अपना स्टे जो है वो बुक करा सकते हो। और अगर फूड की बात करें तो आपको बहुत ज्यादा ऑप्शंस देखने को तो नहीं मिलेंगे, लेकिन मंदिर के पास में भी और जो आप बेस कैंप से जब आगे चलेंगे तो आपको बहुत सारे छोटे मोटे आपको दुकानें मिल जाएंगी जहां पे आप लोग अपना खा सकते हो। और मंदिर के पास काफी सारी दुकानें हैं, और वहीं पर ही जो है अच्छे अच्छे ढाबे हैं जहां पर आप बैठ के, अगर आप फैमिली वगैरह के साथ आए हो तो आप वहां पर जो है अपना डिनर वगैरह या फिर लंच वगैरह कर सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं कि केदारनाथ यात्रा जाने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि जो मंदिर है वो खाली 6 महीने के लिए खुलता है, और इसी वजह से जो रश है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अगर आप स्टार्टिंग टाइम पे जाओगे, जैसे अगर आप मई में जाओगे या फिर जून में जाओगे, तो आपको बहुत ज्यादा रश मिलेगा। तो अगर पॉसिबल हो तो इस टाइम पर आप लोग अवॉइड कर सकते हो। बाकी अगर बात करें जुलाई और अगस्त की, तो इस टाइम पर रेनी सीजन होता है, और मैं आपको इस टाइम पर जाने की सलाह नहीं दूंगा। बाकी अगर बात करें बेस्ट टाइम की, 15 सितंबर के बाद से और अक्टूबर तक जो है वो सबसे बेस्ट टाइम होता है, और उस टाइम पे थोड़ी भीड़ भी कम हो जाती है, और जो आपका वेदर होता है वो भी बहुत ज्यादा प्लेजेंट होता है। तो अगर आप लोग प्लान बना रहे हो, मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप सितंबर और अक्टूबर में ही केदारनाथ यात्रा के लिए जाइए। यात्रा में जाने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मैंने आपको नीचे वीडियो में लिंक दे रखा है। आपको कुछ नहीं करना, वहां पे जाके उस लिंक पे क्लिक करना है, और आपको जो है थोड़ी बहुत अपनी डिटेल्स भरनी है, और आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो हो जाएगा। तो गाइस अब बात कर लेते हैं कि जब आप केदारनाथ यात्रा के लिए जाओगे तो आपका क्या बजट आएगा। अगर आप लोग केदारनाथ यात्रा पैदल करते हो तो आपका खर्चा आएगा 5,000 रुपए से लेके 7,000 रुपए तक। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना किफायती जो है वो खर्च करते हो। और अगर आप लोग घोड़े खच्चर से जाते हो तब आपका खर्चा आएगा 8,000 रुपए से लेके 12,000 रुपए तक। और जो लोग हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं केदारनाथ, उनका खर्चा आएगा 10,000 रुपए से लेके 15,000 रुपए तक।
और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं गया था केदारनाथ यात्रा दिल्ली से, और हमारा जो खर्चा आया था वो आया था 10,000 रुपये से लेके 12,000 रुपये तक पर पर्सन। और इसमें हमारी सारी चीज़ें इंक्लूड थी। हम लोग दिल्ली से केदारनाथ ट्रैवलर के थ्रू गए थे, और ट्रैवलर भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल थी। और एक दिन हमारा ऋषिकेश में भी स्टे था, और हमने थोड़ा बहुत ऋषिकेश भी एक्सप्लोर किया था। और जब हम केदारनाथ पहुंचे थे तो वहाँ पर मंदिर के पास में सारा स्टे वगैरह, तो पूरा प्रॉपर ऑर्गेनाइज ट्रिप था। आप लोग भी कोई पैकेज वगैरह ढूंढ रहे हो या फिर कुछ इस तरीके का ऑप्शन देख रहे हो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पैकेज डिटेल्स दे रखी है, और उनका नंबर मैंने प्रोवाइड कर रखा है। आप वहां पे जाके अपनी इंक्वायरी कर सकते हो और पैकेज जो है वो ले सकते हो। बाकी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज जब भी आप केदारनाथ यात्रा के लिए जाइएगा तो वहां पे मेक श्योर आप कोई भी गंदगी मत कीजिएगा। जो भी आपका कूड़ा है, जो भी आपका कचरा है, उसको डस्टबिन में ही डालिएगा। ऐसे ही इधर उधर रोड पे या फिर नीचे आप मत फेंकिएगा। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई हो, और कुछ भी आपके मन में डाउट हो या क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे डायरेक्टली डीएम करके भी पूछ सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव के नारे जरूर लगा के जाना। और अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।